हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय स्टडी एंड स्टडी आई पीसीएस दिल्ली। माई सेल्फ सुरेश कुमार। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हाल ही में यूपीएससी ने आईएएस आईपीएस जैसे प्रतिष्ठित पदों पर चयन के लिए प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया था। 10 अक्टूबर 2021 को यूपीएससी ने आईएएस आईपीएस के लिए प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया था। आज का हमारा वीडियो इस परीक्षा के जीएस पेपर फर्स्ट यानी सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र एक पे आधारित है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस पेपर में टोटल क्वेश्चंस जो होते हैं वो 100 होते हैं, यानी आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके पूर्णांक 200 होते हैं, यानी मार्क्स जो होते हैं 200 मार्क्स का होता है और इसके लिए आपको समय 2 घंटे का दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन देखें कि किस तरह के प्रश्न पूछा है। आपका पहला प्रश्न था कि प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? ऑप्शन है जैन साधु, नाटककार, मंदिर वास्तुकार, दार्शनिक। अब यहाँ पे जो तीनों व्यक्ति के नाम है और ये प्राचीन काल के काफ़ी प्रमुख व्यक्ति है, जैसे भवभूति, हस्तिमल, क्षेमेश्वर, ये तीनों के तीनों नाटककार थे, तो इसलिए आपका आंसर होगा बी, नाटककार। देखिए अब यहाँ पे मैं ये चर्चा करना चाहूँगा कि जैसे भवभूति, भवभूति के कई प्रसिद्ध नाटक रहे हैं, जिसमें महाचरितम, उत्तर रामचरितम, मालती माधव, ये तीन काफ़ी महत्वपूर्ण रचना रही है नाटक के रूप में भवभूति की। इसी तरह से अगर हम बात करें क्षेमेश्वर की, तो क्षेमेश्वर के भी कई प्रसिद्ध नाटक रहे हैं। जैसे क्षेमेश्वर के नाटक में चंड कौशिक नाटक, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। इसी तरह अगर हम देखें हस्तिमल, हस्तिमल के भी कई प्रमुख नाटक रहे हैं और यहाँ पे बता दूं कि हस्तिमल संस्कृत में रचना करते थे और ये जैन नाटककार थे, जैन मुनि के तरह एक रचनाकार भी हैं और जैनी भी हैं, लेकिन इनकी जो रचनाएं हैं वो संस्कृत में हैं। और इनमें जो प्रतिष्ठित नाटक है उसमें विक्रांत कौरव, मैथिली कल्याणम, अर्जुन राज, उदयराज आदि कई सारी नाटकों की रचना आ, इन्होंने हस्तिमल ने किया है। तो इस तरह से अगर हम पहला क्वेश्चन का आंसर देखें तो ये तीनों के तीनों नाटककार थे, इसलिए आंसर होगा बी, यानी भवभूति, हस्तिमल और क्षेमेश्वर, ये तीनों प्रसिद्ध थे नाटककार के रूप में। तो आपका पहला आंसर होगा बी। क्वेश्चन सेकंड आपसे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी जो कथन दिए गए हैं उस पर हमें विचार करना है। पहला कथन है कि 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की स्तुति की गई। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्योंकि लास्ट में पूछ रहा है कि कौन सा या कौन से कथन सही है। दूसरा स्टेटमेंट है हमारे पास कि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट सही नहीं है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो 1935 का अधिनियम है, ये काफ़ी किस तरह से इसमें और जटिलता आई थी। और इसमें जैसा कि हमने देखा कि जो सांप्रदायिक चुनाव थे, जिसकी शुरुआत अगर हम देखें तो 1909 में हुई थी, इसमें 1935 में अधिनियम में महिला, दलित और मजदूर वर्ग के लिए भी अलग निर्वाचन की व्यवस्था की बात की गई और इसका चरम उद्देश्य था सांप्रदायिक भावना को और अधिक बढ़ाना। तो इसका जो आंसर होगा बी होगा, यानी कि केवल दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ध्यान रखें, सही है, सही नहीं है, असत्य है, ऐसे पॉइंट को अंडरलाइन जरूर कर लें। तो यहाँ क्वेश्चन का जो ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन है कि एआईसीसी द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया गया।
तो देखिए, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव को अंगीकार किया था, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है इसे देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से अगर हम थर्ड का देखें तो आंसर होगा ए। और हम जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीति काव्य सॉन्ग्स फॉर प्रिजन से संबंधित है? मतलब कि इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति हैं, क्योंकि व्यक्ति विशेष के नाम हैं, जो गीत काव्य सॉन्ग्स फॉर प्रिजम से संबद्ध है। हमारे पास ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी और सरोजनी नायडू। तो इसका जो आंसर होगा सी, यानी मोहनदास करमचंद गांधी संबंधित है गीति काव्य सॉन्ग्स फॉर प्रिजन से। तो 4 का आंसर होगा सी, मोहनदास करमचंद गांधी। क्वेश्चन नंबर 5 मध्यकालीन भारत से है। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम, ध्यान रखिए आरोही अवरोही क्रम कई बार उलझा देता है, तो आप इसका इंग्लिश स्टेटमेंट ज़रूर पढ़ें। जैसे देखिए इंग्लिश में साफ लिखा है यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग ऑर्डर को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन को एक बार और देखते हैं। क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है? आरोही क्रम में हमें देखना है, यानी कि छोटा से बड़ा के तरफ जाना है। तो देखिए ये मध्यकाल में खास करके मुगलों के प्रशासन से संदर्भित है। तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से मुगल ने अपने क्षेत्र को सूबा में बांटा था, सूबा सरकार में और सरकार परगना में बांटा था। तो इस तरह से अगर हम उल्टा पढ़े तो सबसे बड़ा था सूबा, उसे बांटा गया था सरकार में, और सरकार को बांटा गया था परगना में। तो सबसे छोटा परगना है, उससे बड़ा सरकार है और उससे बड़ा सूबा है। तो इस क्रम में हम देखें तो हमारा आंसर ए होगा, सबसे छोटा परगना, उसके बाद सरकार और सूबा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन है आरोही क्रम में। तो 5 का आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबंध थे या थी, जो बाद में बेंथ्यून फीमेल स्कूल के नाम से जाना लगा? मतलब इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति थे जो हिंदू फीमेल स्कूल से भी जुड़े थे, जिसे बाद में बेंथ्यून फीमेल स्कूल के नाम से जाना गया? तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ध्यान रखिए आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो बेंथ्यून फीमेल स्कूल से जुड़े हुए व्यक्ति थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इस तरह से आपका आंसर होगा सी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्वेश्चन नंबर 7, औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाह नवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लो याद किए जाते हैं। मतलब इन तीनों को किस रूप में हम जानते हैं? तो हम लोगों को याद होना चाहिए कि आज़ाद हिंद फौज का जो घटना है, जिसके केस लाल किला में चला था, तो ये आज़ाद हिंद फौज से जुड़ा हुआ है। हालांकि हमारे पास ऑप्शन है स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन से ये नहीं होगा। 1946 में आंतरिक सरकार के सदस्य के रूप में बिल्कुल नहीं, संविधान सभा के प्रारूप समिति में बिल्कुल नहीं थे। तो हमारे पास डी बचता है, यानी आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारी के रूप में हम शाह नवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लो को जानते हैं। तो 7 का आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं या हैं? यानी कि कई सारे कथन दिए हुए हैं, इसमें से एक भी सही हो सकता है या एक से अधिक भी सही हो सकता है। तो हमें बताना है कि कौन से ऐसे कथन सही है। ध्यान रखें, सही को जरूर अंडरलाइन करें। हमारा पहला जो स्टेटमेंट है वो दे रखा है कि हैदराबाद राज से
अर्कोट की निजामत का उदय हुआ, यानी हैदराबाद से ही आर्कट का उदय हुआ था। बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, पहला सही होगा। दूसरा कह रहा है विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ था, तो ये भी सही है क्योंकि मैसूर राज्य विजयनगर राज्य से ही निकल करके आया था। रुहेलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुर्रानी द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्र में हुआ, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। इस तरह से हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड सही है। इसका आंसर होगा ए, यानी हैदराबाद राज्य से आरकोट की निजामत का उदय हुआ, सही स्टेटमेंट है। विजयनगर साम्राज्य से मैसूर का उदय हुआ था, तो आठवां का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 9th, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यहाँ पे भी हमें सही कथन को चुनना है। पहला है अजंता गुफाएं भगोरा नदी की घाटी में स्थित है। दूसरा ऑप्शन है सांची स्तूप चंबल नदी की घाटी में स्थित है, ये चंबल में नहीं है। पंडू लेना गुफा देव मंदिर नर्मदा नदी के घाटी में स्थित नहीं है। अमरावती स्तूप गोदावरी नदी की घाटी में स्थित नहीं है। आंसर 9 का ए होगा कि निम्नलिखित में से, यानी अजंता गुफाएं हैं भगोरा नदी के घाटी में स्थित है। इस तरह से हमारा जो आंसर होगा 9 का ए। क्वेश्चन नंबर 10th, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूनिसेफ द्वारा 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया गया, क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्योंकि हमें यहाँ पे भी सही है या सही नहीं है, तो सही स्टेटमेंट को हमें पहचानना है यहाँ से। तो ये यूनिसेफ द्वारा 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया गया, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। पाकिस्तान की संविधान सभा में यह मांग रखी गई कि राष्ट्रभाषाओं में बंगला को भी शामिल किया जाए, ये स्टेटमेंट सही है। तो इस तरह से हमारा आंसर होगा बी, केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है कि पाकिस्तान की संविधान सभा में यह मांग रखी गई कि राष्ट्रभाषाओं में बंगला को भी शामिल या सम्मिलित किया जाए, तो 10 का आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th, मुरैन के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, अगर आपने एनसीईआरटी काफ़ी बेहतर तरीके से पढ़ा होगा हिस्ट्री का, या जो भी आगे देखते हैं और किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, तो यहाँ एनसीईआरटी से रिलेटेड जिन्होंने अच्छी तैयारी की होगी तो उन्होंने अच्छा अटेम्प्ट किया होगा। क्वेश्चन है, एक बार और क्वेश्चन पढ़ते हैं कि मुरैन के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। आगे क्या कहता है, यहाँ पे भी कह रहा है कि कौन से सही हैं। तो ये 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में अगर हम स्टेटमेंट को पढ़ें, तो यहाँ पे जो हमारे पास स्टेटमेंट है, यह कच्छपघात राजवंश के, कच्छप घात ऐसे पढ़े, कच्छप घात राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। यह भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था। नेक्स्ट, इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी कि यह भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा था। तो क्या ये सारे के सारे स्टेटमेंट सही है या नहीं, तो हमें देखना है। तो ज़रा देखिए, अगर हम 64 योगिनी मंदिर के बारे में बात करें तो ये कच्छप घात राजवंश से संबंधित है, तो पहला स्टेटमेंट सही होगा। 64 योगिनी मंदिर के बारे में शासनकाल में निर्मित एक ये कच्छप घात राजवंश के शासनकाल में बना था, और इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी कि यह भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। तो 1 और 4 मेरे ख्याल से सही होना चाहिए। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा सी, 1 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध रहे हैं? अब देखिए, यहाँ पे उन्नत जल प्रबंधन पे क्वेश्चन है, जहाँ बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध
जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और देखा जाए तो आसान क्वेश्चन भी है। और हमने काफ़ी पढ़ा होगा कि जब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ते हैं तो धौलावीरा के बारे में, कि धौलावीरा के जो जल प्रबंधन था एक उन्नत अवस्था को प्राप्त थी, तो इसका आंसर होगा धौलावीरा। ये आपने एनसीईआरटी में काफ़ी बेहतर तरीके से पढ़ा होगा। तो 12 क्वेश्चन का आंसर है ए, धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना या कारखाने स्थित थे? यानी कि अगर हम 17वीं शताब्दी के चतुर्थांश में कह रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हमसे ये पूछ रहा है कि 1625 के आसपास या 30 के आसपास जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके कारखाना कहाँ स्थित थे, और हमें यहाँ भी सही उत्तर चुनना है। इसमें ऑप्शन हमारे पास है भरूच, चिकाकोल, त्रिचिनोपल्ली। अब ये 3 ऑप्शन में से हमें देखना है कि कौन से आंसर सही होंगे। तो देखिए भरूच में उस समय था, तो इसका आंसर केवल एक होगा भरूच, यानी 13 का आंसर होगा ए, भरूच। क्वेश्चन नंबर 14। हिस्ट्री के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं यहाँ। गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन था? यानी हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में किन राज्यों राजवंशों का शासन था, एक क्वेश्चन पूछा है आपसे। तो इसमें जैसे है मगध के गुप्त, मालवा के परमार, थानेश्वर के पुष्पभूति, कन्नौज के मोखरी, देवगिरी के यादव, बल्लभी के मैत्रक। तो ये कई सारे यहाँ पे राजवंशों का नाम दिया गया है। तो इसमें अगर हम देखें तो मगध के गुप्त सही है। दूसरा अगर हम देखें तो थानेश्वर के पुष्यभूति और कन्नौज के मोखरी और बल्लभी के मैत्रक, यानी कि 1, 3, 4 और 6, इस तरह से इसका आंसर बी होना चाहिए, बी होगा। तो आपके जो 14th नंबर क्वेश्चन है उसके आंसर होंगे बी। हर्षवर्धन के समय में अगर हम देखें तो मगध के गुप्त था और ये थानेश्वर के पुष्यभूति थे, कन्नौज के मुखरी और वल्लभी के मैत्रक। ये 4 के 4 शासक होंगे और ये इस तरह से आपका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। पुर्तगाली लेखक नूनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थी? यानी नूनीज ने विजयनगर की महिलाओं का किस रूप में विवरण किया है? अगर आपने एनसीईआरटी में पढ़ा है तो उसका आंसर आप बेहतर तरीके से दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन है उसमें कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कुश्ती, ज्योतिष शास्त्र, लेखाकरण और भविष्यवाणी। तो ये सभी चीज़ का विवरण नूनीज ने किया है विजयनगर की महिलाओं के संदर्भ में। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी 15 का सभी सही होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। यानी नूनीज ने विजयनगर की महिलाओं के बारे में जो विवरण करता है वो कहता है कि कुश्ती में निपुण थी, ज्योतिष शास्त्र में निपुण थी, लेखाकरण में और भविष्यवाणी में। ये तमाम महिलाओं के बारे में उसने उसकी विशेषताओं के बारे में विवरण किया है, तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट कोलर हमारे पास जो 16वां नंबर क्वेश्चन है उस पर चर्चा करें। क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली, अब ये किस लिए फेमस है आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है, पिंगली वेंकैया ने यहाँ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन किया था।
क्या ये सही है, क्योंकि हमें सही कथन चुनना है। इसके बाद है पट्टाभी सीतारमैया ने यहाँ से आंध्र क्षेत्र में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रगान का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया। और इसके बाद है कि मैडम ब्लावत्स्की तथा कर्नल टॉड ने सबसे पहले यहाँ थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया। क्या इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो 16 का सी आंसर होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रगान का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया था, यानी आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली इसलिए प्रसिद्ध है। आपका आंसर होगा 16 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऐतिहासिक स्थल और ख्याति का कारण, यानी कौन से ऐतिहासिक स्थल किस चीज के लिए ख्याति है और हमें सही सुमेलित को पहचानना है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, सबसे पहला है हमारे बुर्ज होम, शैलकृत देव मंदिर। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट नहीं है। बुर्ज होम नवपाषाण काल से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे गर्त आवास वगैरह के बारे में आपने पढ़ा है, लेकिन शैलकृत देव मंदिर के बारे में हमने नहीं पढ़ा है, तो ये होगा नहीं। चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला, ये सही है। और गणेश्वर ताम्र कलाकृतियाँ, ये भी सही है। तो इस तरह से 17 का आंसर होगा डी। 17 का आंसर होगा डी, यानी चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है और गणेश्वर ताम्र कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भगोरे ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंच गया। क्या आपने ये स्टेटमेंट पढ़ा है? और अगर पढ़ा है तो बिल्कुल सही है। इल्तुतमिश ने, तो हमारा पहला सही है। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया था और सिंधु नदी पार की थी। ये स्टेटमेंट सही नहीं है। दूसरा है कि विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासनकाल में वास्को द गामा केरल के तट पर पहुंचा था। ये भी स्टेटमेंट सही नहीं है, यानी कि पहला स्टेटमेंट सही है कि इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भगोरे ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो इस तरह से 18 का आंसर होगा ए, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संत फ्रांसिस जेवियर जेसुइट संघ यानी ऑर्डर के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। यहाँ भी हमें सही स्टेटमेंट को पहचानना है। तो देखिए, जो संत फ्रांसिस जेवियर जेसुइट संघ के संस्थापक सदस्य में से एक थे, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो पहला आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई तथा यहाँ उन्हें समर्पित एक गिरजाघर है। देखिए, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, दूसरा सही नहीं है। तीसरा कह रहा है गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है। ये स्टेटमेंट सही है। इस तरह से 19 का जो आंसर होगा सी, यानी एक और तीसरा। यानी जो क्वेश्चन है कि संत फ्रांसिस जेवियर जेसुइट संघ के संस्थापक सदस्य में से एक थे, बिल्कुल सत्य है। और गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है, यानी 19 का 1 और 3 सही है। आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। देखिए, आईएएस और अदर पीसीएस के क्वेश्चंस में काफ़ी वेरिएशन होता है। अगर बिहार में देखें तो बड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन होता है, वन स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन होते हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो इतना डिफ़िकल्ट होते हैं, लेकिन आईएएस में और यूपी पीसीएस में दोनों के क्वेश्चन की जो मैच्योरिटी होती है वो देखने से बनता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अगर आपने एनसीईआरटी बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा है तो आप बहुत कॉन्फिडेंस में रहेंगे, नहीं तो समस्या होगी। नेक्स्ट अगर हम देखें, यहाँ पर भी सही उत्तर ही चुनना है और स्टेटमेंट हमारे पास दिए हुए हैं। तो देखते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट इसका सही है।
चलिए शुरू करें। इसमें कह रहा है कि प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है, हमें पहचान करना है। मिताक्षरा ऊंची जाति की सिविल विधि थी और दया भाग निम्न जाति की सिविल विधि थी। नहीं, देखिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं है। और दूसरा हमारे पास जो स्टेटमेंट है, मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दया भाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति का अधिकारी का दावा कर सकता था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मिताक्षरा व्यवस्था किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्यों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है, नहीं, ये गलत है। मिताक्षरा महिलाओं की संपत्ति अधिकार पे भी चर्चा करता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो इसमें मिताक्षरा के बारे में दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और हमारा जो आंसर होगा बी, यानी कि केवल दूसरा। ध्यान रखें, आपके 20 का जो क्वेश्चन है उसमें केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है कि मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति का अधिकारी का दावा कर सकते थे, जबकि दया भाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति का अधिकारी का दावा कर सकते थे। यानी यही स्टेटमेंट सही है और हमारा आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किससे किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक में वृद्धि होती है? अब इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है। अभी तक हमने जो 20 क्वेश्चन देखे वो महत्वपूर्ण, हिस्ट्री के काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। कह रहा है 21वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक में वृद्धि होती है? ऑप्शन है हमारे पास, बैंकों में आरक्षित नकदी निधि अनुपात में वृद्धि, ऐसा नहीं है। दूसरा है हमारा बैंकों के सावधिक चल निधि अनुपात में वृद्धि। तीसरा है लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि, देश की जनसंख्या में वृद्धि। ये तो होगा नहीं, आपका आंसर सी होगा। लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि से अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक में वृद्धि होती है। आंसर होगा सी, 21 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या उसमें वृद्धि निम्नलिखित किन कारणों से होती है? और हमें नीचे दिए गए जितने भी पॉइंट्स है उसमें से कौन से इस संदर्भ में सही है, चयन करना है। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या उसमें वृद्धि निम्नलिखित में से किन कारणों से होती है? इन कारणों का हमें चयन करना है क्वेश्चन नंबर 22 में। तो अगर हम देखें तो कई सारे पॉइंट है, ध्यान से देखें। इसमें जो हमारा पहला पॉइंट है कि विस्तारकारी नीतियाँ, बिल्कुल सही होगा। दूसरा है राजकोषीय प्रोत्साहन, ये भी सही है। तीसरा है कि मुद्रास्फीति सूचकांकन मजदूरी, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। उच्च क्रय शक्ति, ये बिल्कुल सही है। और बढ़ती ब्याज, ये नहीं होगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो 22 का आंसर होगा ए, केवल 1, 2 और 4। यानी अगर हम देखें भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या उसमें वृद्धि के कारणों में तो विस्तारकारी नीतियां हैं, राजकोषीय प्रोत्साहन है और उच्च क्रय शक्ति। ये 1, 2 और 4 आपके आंसर होंगे 22 के। क्वेश्चन नंबर 23। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फिर यहाँ पे हमें कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है और जो हमारे पास स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं 23 के। चलिए देखते हैं। इसमें पहला स्टेटमेंट है कि खुदरा निवेशक डीमेट खाते के माध्यम से प्राथमिक बाजार में राजकोषीय बिल यानी ट्रेजरी बिल और भारत सरकार के ऋण बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। दूसरा है कि बातचीत से तय लेन देन प्रणाली ऑर्डर मिलान यानी निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग भारतीय रिजर्व बैंक का सरकारी प्रतिभूति व्यापारिक मंच है। तीसरा स्टेटमेंट है कि सेंट्रल डिपॉजिट सर्विस लिमिटेड का भारतीय रिजर्व बैंक
एवं बम्बई स्टॉक एक्सचेंज द्वारा संयुक्त रूप से प्रवर्तन किया जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में अगर हम देखें ध्यान से, और यहाँ पे भी क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से सही है, यानी हमें सही स्टेटमेंट को ही चुनना है। तो स्टेटमेंट को फिर से एक बार आप देखें। खुदरा निवेशक, यहाँ पे इस पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है कि खुदरा निवेशक डीमेट खाते के माध्यम से प्राथमिक बाजार में राजकोषीय बिल यानी ट्रेजरी बिल और भारत सरकार के ऋण बॉन्ड में निवेश कर सकता है। ये स्टेटमेंट सही है। और यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट के बारे में भी हम चर्चा करें तो ये भी बिल्कुल सही है कि बातचीत से तय लेन देन प्रणाली यानी ऑर्डर, जिसे हम निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग कहते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक का सरकारी प्रतिभूति व्यापक मंच है। तो ये भी सही है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। तो इस तरह से अगर हम 23 का देखें तो पहला और दूसरा हमें सही लगा, तो इसका आंसर बी होगा। बी, फर्स्ट और सेकंड 23 का बी आंसर है। नेक्स्ट 24, स्टेटमेंट दे करके काफ़ी फंसाने का काम करता है यूपीएससी। तो बड़ा धैर्य से क्वेश्चन को सॉल्व करने की आवश्यकता होती है और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि सही क्वेश्चन ही करें निगेटिव मार्किंग के कारण। और कई बार लगता है कि ये भी सही है, ये भी सही है, और हम काफ़ी निगेटिव कर जाते हैं और वहाँ पे फिर बाहर होने की संभावना बन जाती है। तो चलिए 24 नंबर क्वेश्चन को देखें। यहाँ भी स्टेटमेंट है और यहाँ भी पूछा है कि सही कौन सा है। कह रहा है कि वाटर क्रेडिट, यहाँ वाटर क्रेडिट के बारे में पूछा है कि संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। अब यहाँ पे पहला है कि यह जल एवं स्वच्छता क्षेत्र में कार्य के लिए सूक्ष्म वित्त संसाधनों यानी माइक्रो फाइनेंस टूल्स के को लागू करता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है, वाटर क्रेडिट ये लागू करता है। और दूसरा हमारे पास जो स्टेटमेंट है कि यह एक वैश्विक पहल है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व बैंक के तत्वाधान में प्रारंभ किया गया है। तो देखिए ये स्टेटमेंट सही नहीं है। तीसरा है इसका उद्देश्य निर्धन व्यक्तियों को सहायकी के बिना अपनी जल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समर्थन करना। तो ये सही है, तीसरा भी स्टेटमेंट सही है। तो 24 का जो आंसर होगा 1 और 3, तो 1 और 3 ऑप्शन है हमारा 24 में सी। 24 का आंसर हो जाएगा सी, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, काफ़ी स्टेटमेंट के काफ़ी क्वेश्चन हैं, तो यहाँ पे काफ़ी ध्यान रखने की ज़रूरत है। यह है भारत में अंतिम उधारदाता यानी लैंड ऑफ लास्ट रिसोर्ट। भारत में अंतिम उधारदाता के रूप में केंद्रीय बैंक के कार्य में सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है। और हमें यहाँ भी सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ देखिए पहला है अन्य स्रोतों से ऋण प्राप्त में विफल होने पर व्यापार एवं उद्योग निकायों को ऋण प्रदान करना। अस्थायी संकट के समय बैंक के लिए चल निधि उपलब्ध कराना। और बजटीय घाटे के वित्तीयन के लिए सरकार को ऋण देना। तो इनमें से कौन सा सही है आपको चुनना है। तो इसमें जो सबसे अच्छा स्टेटमेंट है दूसरा है कि अस्थायी संकट के समय बैंक के लिए चल निधि उपलब्ध कराना। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट सही है और इसका आंसर होगा बी। तो 25 का जो आपका आंसर होगा वो बी होगा, केवल सेकंड स्टेटमेंट सही होगा। अंतिम उधारदाता यानी लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट के रूप में केंद्रीय बैंक के कार्य सामान्यतः की अगर बात करें तो उसका कार्य है अस्थायी संकट के समय बैंकों के लिए चल निधि उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 26,
निम्नलिखित में से किसके अंगीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए R2 व्यवहार संहिता यानी R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस साधन उपलब्ध करती है? तो R2 का संबंध किससे है, किस व्यवहार संहिता से है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो 26 का हमारा आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक पुनर्चक्रण उद्योग में पर्यावरणीय दृष्टि से विश्वसनीय व्यवहार, यही आंसर होगा ए। यानी R2 व्यवहार संहिता का संबंध इलेक्ट्रॉनिक पुनर्चक्रण उद्योग में पर्यावरणीय दृष्टि से विश्वसनीय व्यवहार को बढ़ावा देना। तो आंसर 26 का ए होगा। नेक्स्ट 27, क्वेश्चन नंबर 27 है, ताम्र प्रगलन संयंत्रों के बारे में चिंता का कारण क्या है? यानी जहां तांबा के कारखाने होते हैं उसके लिए चिंता का कारण कौन कौन से है, ये हमारा 27 क्वेश्चन है। इसमें स्टेटमेंट देखिए, यहाँ भी कह रहा है सही उत्तर का चयन करें। ध्यान रखें सही और गलत ये जरूर अंडरलाइन कर लीजिएगा। अब ताम्र उद्योग के बारे में क्या कह रहा है, वे पर्यावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड को घातक मात्राओं में निर्मुक्त कर सकते हैं। तो देखिए अगर इस तरह का होगा तो आप जरा लॉजिकली सोचें कि अगर खूब मात्रा में यानी कि घातक मात्रा में अगर निर्मुक्त करता है तो ऐसे उद्योग को चलने नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह से ये पहले ही बाहर हो जाएगा आपका 27 का ए। दूसरा है कि ताम्रमल यानी कॉपर स्लैग जो है पर्यावरण में कुछ भारी धातुओं के निक्षालन लीची के कारण बन सकता है, बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट है वे सल्फर डाइऑक्साइड को एक प्रदूषक के रूप में निर्मुक्त करते हैं, हाँ बिल्कुल सही है। तो 27 का आंसर हो जाएगा बी, यानी 2 और 3 ये सही होगा। 27 का आंसर होगा बी। नेक्स्ट 28, भट्ठी तेल जिसे हम फर्नेस ऑयल कहते हैं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये सारे के सारे अप्लाइड क्वेश्चन है और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। कह रहा है भट्ठी तेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अब हम विचार करते हैं 28 क्वेश्चन क्या कहता है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले यह, और इस स्टेटमेंट में भी कह रहा है कि सही कथन कौन से, हमें सही चुनना है। तो भट्टी तेल फर्नेस ऑयल के बारे में, यह तेल परिसंस्करणियों यानी रिफाइनरी का एक उत्पाद है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि कुछ उद्योग इसका उपयोग ऊर्जा यानी पावर उत्पादन के लिए करते हैं, बिल्कुल सही है। फर्नेस ऑयल का उपयोग करते हैं, इसके उपयोग से पर्यावरण में गंधक का उत्सर्जन होता है, बिल्कुल होता है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी 28 का आंसर होगा डी, तीनों डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, ब्लू कार्बन क्या है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट क्वेश्चन है कि ब्लू कार्बन क्या है। तो महासागरों और तटीय परिस्थिति तंत्र द्वारा प्रगृहित कार्बन, हाँ ब्लू कार्बन इसी को कहते हैं। तो 29 का ए होगा। ब्लू कार्बन महासागरों और तटीय पारिस्थितिक तंत्रों द्वारा प्रग्रहित कार्बन को ब्लू कार्बन कहा जाता है। इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ पे भी स्टेटमेंट से क्वेश्चन है और यहाँ भी कह रहा है सही उत्तर को चुनिए। प्राकृतिक में निम्नलिखित में से किस जीव का या किन जीवों के मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है, यानी मृदा विहीन सतह पे कौन से ऐसे जीव हैं जिसके जीवित पाए जाने की संभावना अधिक है? तो फर्न नहीं होगा, फर्न तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और लाइकेन, हाँ लाइकेन होगा। और मॉस होगा, छत्रक यानी मशरूम नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा लाइकेन और मॉस, यानी कि 30 का सी आंसर होगा। 2 और 3, 30 का 2 और 3 लाइकेन और मॉस मृदा विहीन सतह पे जीवित रह सकते हैं। क्वेश्चन 31,
ये भी स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है और यहाँ भी सही कथन को ही हमें पहचानना है। तो ध्यान से देखें। 31 का स्टेटमेंट क्या क्या निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। यहाँ पहला स्टेटमेंट है हमारे पास, केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। क्या स्टेटमेंट सही है? अगर सही है तो आप टिक लगा लें, बिल्कुल सही है। तो 31 का पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। दूसरा क्या है कि भारतीय संविधान के कतिपय प्रावधान केंद्र सरकार को जनहित में आरबीआई को निर्देश देने का अधिकार देता है। मेरे ख्याल से ये नहीं होना चाहिए, दूसरा नहीं होगा। और तीसरा कह रहा है आरबीआई का गवर्नर अपना अधिकार यानी पावर आरबीआई अधिनियम से प्राप्त करते हैं। हाँ, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ देखें तो हमारा पहला और तीसरा सही है। इस प्रकार से इसका आंसर सी हो जाएगा, 1 और 3। 31 का आंसर होगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 32 स्टेटमेंट के क्वेश्चन है। देखिए, इस तरह के जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो शुरुआत में जिस तरह से हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन दिए और कुछ आसान क्वेश्चन भी दिए तो आसान सा पेपर लगता है, लेकिन पेपर उतना आसान नहीं है। कई बार स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आप उलझ जाते हैं और बुरी तरह से उलझ जाते हैं। अब जैसे 32 का हम देखें, यहाँ भी यहाँ भी हमें सही कथन को ही पहचानना है कि कौन से कथन सही होंगे। तो भारत में नियोजित अनियमित मजदूरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यानी जो नियोजित अनियमित मजदूर हैं उसके बारे में हमें विचार करना है। सभी अनियमित मजदूर कर्मचारी भविष्य निधि सुरक्षा के हकदार हैं, बिल्कुल हकदार हैं। तो ये हमारा 32 का पहला सही है कि हकदार है। इसके बाद हमारा दूसरा स्टेटमेंट है कि सभी अनियमित मजदूर नियमित कार्य समय एवं समयों समयोपरि भुगतान के हकदार हैं। हाँ, बिल्कुल नियमित इन लोगों के लिए जो कार्य समय निर्धारित होगा और समयोपरि भुगतान होना चाहिए, तो बिल्कुल सही है। और तीसरा स्टेटमेंट है कि सरकार अधिसूचना के द्वारा वह विनिर्दिष्ट कर सकती है कि कोई प्रतिष्ठान या उद्योग केवल अपने बैंक खाते के माध्यम से मजदूरी का भुगतान करेगा। ये भी स्टेटमेंट सही होना चाहिए। तो इस तरह से आपका 32 का तीनों स्टेटमेंट सही है। और हमारे पास ऑप्शन में, हाँ, ऑप्शन में डी है जिसमें 1 2 3 दिया हुआ है, तो आपका आंसर होगा डी, यानी 32 का आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33। आर्थिक मंदी के समय निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है? यानी जब आर्थिक मंदी होता है तो कौन सा कदम सर्वाधिक उठाए जाने की संभावना होती है, हमें ये पहचानना है। तो देखिए, कर की दरों में कटौती के साथ साथ ब्याज दरों में वृद्धि करना, ऐसा उठाना सही नहीं है। तो सार्वजनिक परियोजना में व्यय में वृद्धि करना, हाँ, बिल्कुल सही है। जब हम आर्थिक मंदी से निपटने के लिए सार्वजनिक परियोजनाओं में व्यय में वृद्धि कर देते हैं, तो 33 का आंसर होगा बी। नेक्स्ट 34 फिर हमारा स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है और 4 स्टेटमेंट दिया गया है। और किस तरह के स्टेटमेंट है देखें। क्वेश्चन नंबर 34 में जो हमारे पास स्टेटमेंट है उसको ध्यान से पढ़ें। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अन्य बातें अपरिवर्तित रहने पर भी किसी वस्तु के लिए बाजार मांग बढ़ सकती है यदि, अगर कुछ बातें हैं जिसमें बदलाव न हो और कुछ वस्तु की मांग बाजार में बढ़ सकती है, वो कौन कौन सी बातें हैं? तो पहला है इसकी स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि होना, सही है। इसके बाद दूसरा है कि इसकी पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि होना, ये सही नहीं है, ये इससे बाहर होगा। और वस्तु घटिया किस्म की है, ये भी नहीं होगा। और इसकी कीमत घटती है, हाँ, ये होगा। तो इस तरह से आपका 1 और 4 सही है। तो 34 का जो आंसर होगा 1 और 4, पहला ए। क्वेश्चन नंबर 35 ये भी स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है और यहाँ भी आपसे सही है करके क्वेश्चन
पूछा गया है। 35 में देखिए, तो हमारे पास 3 स्टेटमेंट हैं। 3 स्टेटमेंट में सबसे पहला स्टेटमेंट है हमारा कि राज्य सरकारों द्वारा स्थापित, अब पहले पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, भारत के शहरी सहकारी बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यानी जो शहरी सरकारी बैंक है, सहकारी बैंक, उसके बारे में विचार करना है। राज्य सरकारों द्वारा स्थापित स्थानीय मंडलों द्वारा उनका पर्यवेक्षण एवं विनियमन किया जाता है, बिल्कुल नहीं किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट तो होगा नहीं। दूसरा है कि शहरी सहकारी बैंक जो होता है वह इक्विटी शेयर और अधिमान शेयर जारी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, इक्विटी शेयर और अधिमान शेयर शहरी सहकारी बैंक जारी कर सकता है। उन्हें वर्ष 1966 में एक संशोधन के द्वारा बैंककारी अधिनियम 1949 के कार्य क्षेत्र में लाया गया। हाँ ये भी सही है, यानी कि 2 और 3 सही स्टेटमेंट हैं। तो आपके 35 का ऑप्शन 2 और 3, हाँ ये बी आंसर हो जाएगा। 35 का बी। 36 फिर आपके स्टेटमेंट से ही रिलेटेड क्वेश्चन है और यहाँ पे भी सही उत्तर चुनिए ही कहा गया है। तो 36 में ध्यान से देखते हैं क्या पूछा है। भारतीय सरकारी बॉन्ड प्रतिफल निम्नलिखित में से किससे या किन से प्रभावित होते हैं। यानी भारतीय सरकारी बॉन्ड प्रतिफल कौन कौन कारक है जो इसे प्रभावित करता है। देखते हैं यहाँ पे कौन कौन कारक है। यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व बैंक की कार्रवाई बिल्कुल प्रभावित करता है। भारतीय रिजर्व बैंक की कार्रवाई करता है। मुद्रास्फीति और अल्पावधि ब्याज ये भी प्रभावित करता है। यानी तीनों स्टेटमेंट सही है और हमारे पास इस तरह का ऑप्शन डी है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी। 1 2 3, 36 का आंसर होगा डी। नेक्स्ट 37, ये भी स्टेटमेंट से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारे पास 4 स्टेटमेंट हैं, देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पे विचार कीजिए और लास्ट में उपर्युक्त में से किन्हें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में सम्मिलित किया जा सकता है या किए जा सकते हैं। यानी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में कौन शामिल हो सकते हैं इसमें से, ऐसा क्वेश्चन है। तो चलिए 37 का हम जो ऑप्शन दे रखे हैं, विदेशी मुद्रा भंडार, विदेशी मुद्रा संपरिवर्तनीय बॉन्ड, कुछ शर्तों के साथ विदेशी संस्थागत निवेश, बैंकिंग निक्षेपागार प्राप्तियां और अनिवासी विदेशी जमा। तो इसमें से जो यहाँ पे विदेशी जो बॉन्ड है, प्रत्यक्ष निवेश है, उसके बारे में कौन से कथन सही हो सकते हैं। तो इसमें वैश्विक डिपॉजिट प्राप्तियां ये ज़्यादा सही है। तीसरा वैश्विक निक्षेपागार या जिसे हम डिपॉजिटरी प्राप्तियां कहते हैं, तो वैश्विक यानी वर्ल्ड डिपॉजिटरी प्राप्तियां ज़्यादा सही है। तो इसका आंसर होगा बी, यानी 37 का सही आंसर बी होना चाहिए, केवल तीसरा। नेक्स्ट 38, ये भी आपके स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है और यहाँ भी 3 स्टेटमेंट दिया गया है और यहाँ भी आपसे पूछा है कि कौन सा सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव यह है कि वह अनिवार्य रूप से, यानी मुद्रा के अवमूल्यन जब होता है तो अनिवार्य रूप से क्या प्रभावित होती है। विदेशी बाजारों में घरेलू निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मकता जो है वो बढ़ जाती है, बिल्कुल सही बात है, प्रतिस्पर्धा जो है वो बढ़ेगी। घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य में बढ़त होता है, ऐसा नहीं है। व्यापार संतुलन में सुधार लाता है, ऐसा नहीं है। तो इस तरह से 38 का आंसर होगा एक, केवल एक, यानी किसी मुद्रा के अवमूल्यन से विदेशी बाजारों में घरेलू निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मकता में बढ़ोतरी होगी। 38 का ए आंसर होगा। नेक्स्ट 39, कई क्वेश्चन के बाद बिना स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है ये। 39 का देखते हैं क्या है। कह रहे भारत में काले धन के सृजन के निम्नलिखित प्रभावों में से कौन सा भारत सरकार की चिंता का प्रमुख कारण। यानी काला धन के कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे चिंता का कारण क्या है ये पहचानना थोड़ा सा देखते हैं। स्थावर संपदा के क्रय और विलासिता युक्त आवास में निवेश के लिए संसाधनों का अपयोजन,
अनुत्पादन गतिविधियों में निवेश और जवाहरात, गहने, सोना इत्यादि का क्रय करना, राजनीतिक दलों को बड़े चंदे एवं क्षेत्रवाद का विकास, कर अपवंचन के कारण राजकोष में राजस्व की हानि। देखिए ये ज़्यादा सही है कि कर के जो अपवंचन होगा इसके कारण राजकोष में राजस्व की भारी हानि होगी, यानी राजकोष में जो राजस्व की हानि है ये ब्लैक मनी का सबसे बड़ा प्रभाव होगा। तो इस तरह से आंसर होगा डी, कर अपवंचन के कारण राजकोष में राजस्व की हानि, यानी 39 का आंसर होगा डी। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन, ये भी इसी तरह से क्वेश्चन है बिना स्टेटमेंट का। देखते हैं कैसा है। निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक हो सकता है, यानी इसमें से कौन सा ऐसा कारक है जो सबसे अधिक मुद्रास्फीति का कारक हो सकता है। पहला है सार्वजनिक ऋण में जब सार्वजनिक ऋण को हम चुकाते हैं। दूसरा कह रहा है बजट घाटे के वित्तीयन के लिए जनता से उधार लेना। तीसरा है बजट घाटे के वित्तीयन के लिए बैंक से उधार लेना। और चौथा है बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना। तो देखिए नई मुद्रा का सृजन करना ये सबसे मुद्रास्फीति कारक में होगा, तो इसका आंसर डी होगा। कि अगर हम बात करें कि सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक हो सकता है तो इसका आंसर होगा डी, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना। 40 का डी आंसर होगा। नेक्स्ट 41, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता है। अब देखिए प्राकृतिक मच्छर, ये क्वेश्चन पीसीएस एग्जामिनेशन में पूछने की संभावना बन सकता है। तो इसका होगा लेमन घास, आंसर सी, यानी प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने के लिए लेमन घास का उपयोग किया जाता है। आंसर सी होगा लेमन घास। 42, फिर हमारे पास स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। आपके पास स्टेटमेंट है जीव के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं। 42 में क्या क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि कॉपीपोड, साइनोबैक्टीरिया, डाइटम, फोरेमिनिरेफेरा, उपर्युक्त में से कौन से जीव महासागरों की आहार श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक है। तो देखिए प्राथमिक उत्पादक में इनमें से साइनोबैक्टीरिया होगा, और साइनोबैक्टीरिया के बाद अगर हम देखें तो डाइटम भी है। तो ये 2 और 3 होगा, साइनोबैक्टीरिया और डाइटम ये प्राथमिक उत्पादकता है। तो इस तरह से आंसर 2 और 3 होगा, तो यानी 42 का जो आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित प्राणियों पर विचार कीजिए। जाहक यानी हेजहॉग, मॉर्मोट और पेंगोलिन, उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से जीव परभक्षियों द्वारा पकड़े जाने की संभावना को कम करने के लिए स्वयं को लेटकर अपने सुभेद अंगों की रक्षा करता है या करते हैं। तो ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा यूपीएससी बड़ा डिफ़िकल्ट लेवल का पूछ देता है, और इस तरह के क्वेश्चन में फंसने की संभावना बन जाती है। तो देखिए अगर हम मेरे ख्याल से देखा जाए तो इसका आंसर डी होना चाहिए। एक तो हैजहॉग और दूसरा पेंगोलिन, ये दोनों आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट 44, ये भी स्टेटमेंट से क्वेश्चन है और कथन सही है करके ही पूछा है। तो 44 में अगर हम देखें तो हमारे पास स्टेटमेंट 5 है। 5 में से कौन कौन स्टेटमेंट सही हो सकता है हमें पहचानना है। क्वेश्चन कह रहा है कि वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा यानी न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट के बारे में पूछा है कि संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो देखते हैं न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन के बारे में वनों से रिलेटेड। तो कह रहा है कि
2014 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में पहली बार इसका समर्थन किया गया। हाँ, तो ये बिल्कुल सही है, 2014 की बात है ये। इसके बाद हमारे पास दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इसमें वन के ह्रास को रोकने के लिए एक वैश्विक समय रेखा का समर्थन किया गया, बिल्कुल सही है। और इसके बाद हमारे पास यह वैध रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय घोषणा है। और नेक्स्ट है यह वैध हमारा यह सरकारों, बड़ी कंपनियों और विदेशी समुदायों द्वारा समर्थित है। तो कई सारे स्टेटमेंट जब होते हैं तब हमें सोचने के लिए बाध्य कर देता है। तो पहला देखिए, पहला और दूसरा तो बिल्कुल सही है, तीसरा कुछ सही नहीं लग रहा। और आगे अगर हम देखें तो कह रहा है यह सरकारों, बड़ी कंपनियों और देशीय समुदायों का द्वारा समर्थित है। हाँ, ये भी कथन सही है। तो 1, 2 और 4 सही है। भारत इसके प्रारंभ के समय हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक था, ये नहीं है। यानी 44 का आंसर 1, 2 और 4 होगा। देखते हैं ऑप्शन में, इसका आंसर ए होगा 44 का, 1, 2 और 4। नेक्स्ट 45, तंत्रिका अपहास समस्याओं के लिए उत्तरदायी माने जाने वाले मैग्नेटाइट कण पर्यावरणीय प्रदूषकों के रूप में निम्नलिखित में से किनसे उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन है, मोटर गाड़ी के ब्रेक से, मोटर गाड़ी के इंजन से, घरों में प्रयोग होने वाले माइक्रो वेव से, बिजली संयंत्र और टेलीफोन लाइन। मेरे ख्याल से सभी से होना चाहिए। इस तरह से अगर ऑप्शन डी होना चाहिए इसका। तो आपके जो क्वेश्चन है 45, इसका आंसर डी होगा। 45 का आंसर डी होगा। नेक्स्ट 46 देखते हैं। 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव निस्यंदक भोजी यानी कि फिल्टर फीडर है। तो निस्यंदक भोजी हम किसे कहते हैं, तो ये है सीप। इसका आंसर होगा सीप। नेक्स्ट 47, निम्नलिखित जैव भू रासायनिक चक्रों में से किसमें चट्टानों का अपक्षय चक्र में प्रवेश करने वाले पोषक तत्वों के निर्मुक्त होने का प्रमुख है। तो देखिए, जब जैव चट्टानों का जो इसमें से जो पोषक तत्व निर्मुक्त होते हैं वो सबसे ज़्यादा होता है फॉस्फोरस चक्र। तो 47 का सी होगा कि जब जैव भू रासायनिक चक्रों में से किसमें चट्टानों का अपक्षय चक्र में प्रवेश करने वाले पोषक तत्व के निर्मुक्त होने का मुख्य स्रोत है, तो इसका मुख्य स्रोत है फॉस्फोरस चक्र। तो 47 का आंसर होगा सी। नेक्स्ट 48, फिर हमारे पास स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। और 48 में हमारे पास 5 स्टेटमेंट दे रखा है। देखते हैं कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, क्योंकि यहाँ हमें सही उत्तर ही चयन करना है। पहला, निम्नलिखित में से कौन से जीव अपरदाहारी यानी कि डिट्राइटिवोर है। अब देखिए, इसमें अपरदराही वाला जो क्वेश्चन है, इसमें अगर हम देखें ऑप्शन, तो एक केचुआ है, जेलीफिश, सहस्त्रपादी यानी कि मिलीपीड, सी हॉर्स और वुडलॉस। इनमें से कौन होगा, तो इसमें एक तो केचुआ होना चाहिए, केचुआ 100% होगा। दूसरा मिलीपीड होगा। और तीसरा आपका वुडलॉइस होना चाहिए। तो इस तरह से 48 का आंसर 1, 3, 5 यानी कि सी होगा। आप खुद भी क्वेश्चन का आंसर देखें और जो आपको सही लगता है, अगर इसमें कुछ संशोधन हो सकता है तो आप ज़रूर कमेंट करें। नेक्स्ट 49, यूएनईपी द्वारा समर्थित कॉमन कार्बन मैट्रिक को किसी
लिए विकसित किया गया, यानी कॉमन कार्बन मैट्रिक है, इसका विकास किस लिए किया गया है। हमारे पास ऑप्शन है संपूर्ण विश्व में निर्माण कार्यों के कार्बन पदचिह्न का आकलन करने के लिए। यही आंसर सही है कि संपूर्ण विश्व के में जो निर्माण कार्य होता है उसमें कार्बन पदचिह्न का आकलन करने के लिए ही कार्बन यानी कॉमन कार्बन मैट्रिक की स्थापना की गई थी। तो 49 का आंसर ये होगा। 50 फिर हमारे पास स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी फंसाता है। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित समूहों में से किसमें ऐसी जातियां होती है जो अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बना सकती है, यानी सहजीवी संबंध बनाने वाले, जैसे नाइडेरिया, कवक, ये तो होता ही है, और प्रोटोजोआ ये भी होता है, यानी कि 2-3 तो है। और नाइडेरिया नाइडेरिया भी मेरे ख्याल से होना चाहिए। तो 1, 2, 3 इसका आंसर डी होगा, तीनों। 50 का डी। आप इसका आंसर ज़रूर बताएं। अगर आपको लगता है कि कुछ संशोधन की ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके भेजें। नेक्स्ट 51, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है, यानी धन का अगर आप केंद्रीकरण करते हैं तो ये किसका उल्लंघन है। पॉलिटी का क्वेश्चन है। हमारा समता का अधिकार राज्य के नीति निदेशक तत्व, तो देखिए ये राज्य के नीति निदेशक तत्व से ज़्यादा संबंधित है, स्वतंत्रता का अधिकार होगा नहीं, कल्याण की अवधारणा है नहीं, तो राज्य की नीति निदेशक तत्व ज़्यादा सही है। 52 क्वेश्चन है हमारा कि भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है, यानी संपत्ति के अधिकार को हमने क्या करा है देखना है। तो यह विधिक अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। देखिए संपत्ति का अधिकार सबको दिया गया है, तो विधिक अधिकार है, ये भी सही है, और किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है, तो 52 का बी आंसर होगा। नेक्स्ट 53 53, 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संविधानिक स्थिति क्या थी। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ये सब क्वेश्चन आपके पीसीएस में पूछ सकता है। तो 26 जनवरी 1950 के बारे में भारत की वास्तविक स्थिति पूछा है क्वेश्चन नंबर 53 में। तो इसमें लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण संप्रभु, संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, हाँ ये ज़्यादा सही है। तो हम 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संप्रभु, संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बन गए थे, तो 53 का बी आंसर होगा। नेक्स्ट 54, संवैधानिक सरकार का क्या आशय है। संवैधानिक सरकार का आशय क्या है, किसी राष्ट्र की संघीय संरचना वाली एक प्रतिनिधि सरकार, कोई सरकार जिसमें प्रमुख के पास नाम मात्र की शक्तियां हो, कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास वास्तविक शक्तियां हों, कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। यानी संवैधानिक सरकार का आशय ऐसी सरकार है जो संविधान की सीमाओं से परिबंधित हो। तो इस तरह से संवैधानिक सरकार, यानी 54 का आंसर डी होगा। ये भी क्वेश्चन आपके पीसीएस के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 55, भारत के संदर्भ में हल्बी, हो और कुई पद किससे संबंधित है, यानी हल्बी, हो और कुई, यानी ये दोनों के दोनों जनजातीय भाषा से संबंधित हैं। तो 55 का आंसर होगा डी, जनजातीय भाषा, हल्बी, हो और कुई। हल्बी, हो, कुई ये सारे के सारे जनजातीय भाषा हैं। नेक्स्ट फिर हमारे पास स्टेटमेंट का क्वेश्चन है 56, और हमें 3 स्टेटमेंट दिया है, और यहाँ पे देखिए लिखा है सही नहीं है, यानी इन तीनों में से कौन सही नहीं है। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कह रहा है कौन सा सही नहीं है। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियां हैं। इसके बाद कह रहा है कि वर्ष 1954 में प्रारंभ किए पद्म पुरस्कारों को केवल एक बार निलंबित किया गया था। किसी वर्ष विशेष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 5 तक सीमित है। देखिए ये तीनों में मुझे डाउट है, तो 56 का आंसर डी होना चाहिए। आप बताएं कि आंसर क्या होना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 57 काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट है ये, कथन और कारण से रिलेटेड है। तो देखते हैं 57 में क्या कह रहा है। देखिए, पहला कथन है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास निधि और आर्बर्ट डे फाउंडेशन ने हाल ही में हैदराबाद को विश्व के 2020 ब्रिक्स नगर की मान्यता प्रदान की है। दूसरा है कि शहरी वनों को बढ़ाने और संपोषित करने के प्रति प्रतिबद्धता को देखते हुए हैदराबाद का एक वर्ष के लिए इससे मान्यता हेतु चयन किया गया है। ये सही है, तो पहला सही नहीं लग रहा। इस तरह से इसका आंसर होगा डी, कथन एक सही नहीं है किंतु कथन दो सही है, यानी कि आपका 57 का डी आंसर ज़्यादा सही है। नेक्स्ट 58, फिर यहाँ पे काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट से रिलेटेड है। यहाँ 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और सही स्टेटमेंट हमें यहाँ पे चुनना है। कह रहा है कि वर्ष 2000 में प्रारंभ किए गए लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार यानी लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें कौन से कथन सही है वो हमें चुनना है। यहाँ कह रहा है कि अमेरिकी गोल्फ खिलाड़ी टाइगर वुड्स इस पुरस्कार का सर्वप्रथम विजेता है। हाँ, ये सही है। तो लॉरियस का सर्वप्रथम विजेता यही थे, अमेरिकी गोल्फ खिलाड़ी टाइगर वुड्स। और दूसरा कह रहा है कि अब तक यह पुरस्कार अधिकतर फार्मूला 1 खिलाड़ियों को मिला है और अन्य खिलाड़ियों की तुलना में रॉजर फेडरर की यह पुरस्कार सर्वाधिक बार मिला है। तो ये भी सही है। तो 58 का जो आंसर होगा सी, यानी कि 1 और 3 ज़्यादा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, ये भी स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। हमारे पास 2 स्टेटमेंट दिया गया है। क्वेश्चन है कि 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक से रिलेटेड है। इसमें कह रहा है कि इस ओलंपिक का आधिकारिक आदर्श वाक्य एक नई दुनिया, अ न्यू वर्ल्ड है। ये नहीं था। और दूसरा है स्टेटमेंट, इस ओलंपिक में स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, कराटे तथा बेसबॉल को शामिल किया गया। हाँ, ये अभी इसी में शामिल किया गया था। तो ये दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो 59 का आंसर होगा बी, केवल सेकेंड। नेक्स्ट 60, ये भी हमारा स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है और यहाँ भी पूछा गया आपसे कि सही है, कौन से कथन सही है। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन से सही है, हमें आंसर देना है। अंतिम दौर में पहुंचने वाली टीमों का निर्धारण उनके द्वारा जीते गए मैचों की संख्या के आधार पर किया जाता है। ऐसा नहीं है। न्यूजीलैंड का स्थान इंग्लैंड से ऊपर था क्योंकि उसने इंग्लैंड की तुलना में अधिक मैच जीते। ये भी नहीं है। तो यानी कि ना एक सही है ना दो सही है, यानी कि हमारा 60 का आंसर होगा डी। नेक्स्ट 61, 61 है हमारे पास। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ भी हमें सही कथन को पहचानना है। सही कथन कौन सा है देखते हैं। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट हमारे पास दे रखे हैं। तीनों में से कौन से स्टेटमेंट सही है। पहला है कि शहर का अधिकार एक सम्मत मानव अधिकार है तथा इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र हैबिटेट प्रत्येक देश द्वारा दी गई प्रतिबद्धताओं को मॉनिटरिंग करता है। बिल्कुल सही है। तो एक हमारा सही है। दूसरा है कि शहर का अधिकार शहर के प्रत्येक निवासी को शहर में सार्वजनिक स्थानों को वापस लेने नहीं, ऐसा नहीं है। और शहर का अधिकार का आशय है कि राज्य शहर की अनाधिकृत बस्तियों को किसी भी लोक सेवा अथवा
सुविधा से वंचित नहीं कर सकती। ये सही होगा, यानी कि पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो 61 का आंसर सी होगा, फर्स्ट और सेकेंड। नेक्स्ट 62, बड़े बड़े क्वेश्चन हैं इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, धैर्य रख करके आप भी क्वेश्चन देखें और समझने का कोशिश करें कि किस तरह के क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे ही नहीं कहते हैं कि आईएएस बनना बड़ा आसान है या बड़ा डिफ़िकल्ट है, वो आप क्वेश्चन देख करके समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 62 क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब भारत के संदर्भ में क्या कथन, यहाँ पे भी हमें सही कथन को ही पहचानना है कि सही कथन कौन सा है। पहला है कि न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है, न कि जेल में। तो क्या ये सही स्टेटमेंट है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर में उसे कोर्ट में समर्पित करना होता है। इसके बाद है कि न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभावी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते हैं। ये सही है, तो इसका दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो 62 का केवल सेकेंड यानी कि बी आंसर ज़्यादा सही है। नेक्स्ट 63, ये भी स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। हमारे पास दो स्टेटमेंट है और यहाँ भी सही है वही पहचानना है। कह रहा है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। कह रहा है कि जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह उसके अधिकार का मामला बन जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, उसे पैरोल दिया जा सकता है। 63 का ये नहीं होगा। कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम है, ये सही है, तो 63 का बी केवल दूसरा सही होगा। नेक्स्ट 64, राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक का निवासी यानी वन अधिकारों की मान्यता, जिसे अधिनियम 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंत्रालय केंद्रक अभिकरण है। तो देखिए जो वन अधिकार और खास करके जनजातियों से जुड़े हुए जो मंत्रालय हैं वो जनजातीय कार्यालय मंत्रालय से हैं, तो ये जनजातीय कार्य मंत्रालय 64 का डी होगा। नेक्स्ट 65, कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्य क्वेश्चन है, कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक प्राधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किसका उल्लंघन करता है। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 65 जो क्वेश्चन है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और इसका जो उल्लंघन है वो मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ है और ये आपका समानता का अधिकार 14 से रिलेटेड है। कानून को लागू करने के मामले में कोई विधि जो किसी कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक प्राधिकारी को निर्देशित एवं नियंत्रित विधेयक देता है, भारत के संविधान के 14 आर्टिकल से जुड़ा हुआ ये उल्लंघन करता है, तो आंसर होगा ए आर्टिकल 14। नेक्स्ट 66 क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन है कि भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है, यानी संघीय स्वरूप को दर्शाने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है, ये ज़्यादा सटीक है। अगर देखें संघ की विधायिका में संगठन इकाइयों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय पार्टियों के निर्वाचन प्रतिनिधि हो सकते हैं, मूल अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तित है। देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन ज़्यादा सही है। क्वेश्चन नंबर 67, काफ़ी बड़े बड़े स्टेटमेंट है, देखते हैं 67 का। निम्नलिखित में से
कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है, यानी जो स्टेटमेंट हमें दिया गया है उसमें से कौन सा स्टेटमेंट राज्य शब्द को ज़्यादा परिभाषित करता है अच्छी तरह से। पहला ऑप्शन है व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और इस तरह से 67 का आंसर यही होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं 68। फिर हमारे पास स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें भी कौन सा सही है हमें पहचानना है और यहाँ पे हमारे पास दो स्टेटमेंट दिए गए हैं 68 के। क्वेश्चन है कि भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहे भारत के राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त किसी न्यायालय को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है कि भारत के किसी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय के पुनर्वलोकन की शक्ति प्राप्त है, जैसा कि उच्चतम न्यायालय के पास है, ये भी सही है। तो 68 का जो आंसर होगा दोनों सही है। देखते हैं ऑप्शन सी, यानी एक और दो दोनों सही है, तो इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट 69 भी स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है और यहाँ भी कहा है कि कौन सा सही है। 69 में भी हमें सही कथन का ही पहचान करना है और हमारे पास तीन स्टेटमेंट है। कह रहे भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। हाँ, बिल्कुल सही है ये। दूसरा है जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्र अध्यक्ष बन सकता है, ऐसा नहीं है। सीधा लिखा गया है कि भारत का नागरिक, न कि जन्म से भारत का नागरिक, ऐसा में विवरण नहीं है, तो इसलिए ये नहीं होगा। जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है किसी भी परिस्थिति में उसे वंचित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है, कई सारे इसके प्रावधान हैं। तो 69 का केवल एक सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा ए, 69 का ए। नेक्स्ट 70। कई क्वेश्चन के बाद हम देखते हैं कि फैक्चुअल क्वेश्चन भी होता है यहाँ पे। 70 में निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है। स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा, तो कई कारण यहाँ पे दे रखा है। कह रहा है एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका, शक्तियों के केंद्रीकरण, निर्वाचित सरकार, शक्तियों का पृथकीकरण। तो शक्तियों का पृथकीकरण ज़्यादा सटीक लग रहा है यहाँ पे, तो 70 का डी होना चाहिए, शक्तियों का पृथकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 और ये हमारे स्टेटमेंट से है और यहाँ पे भी हमें जो स्टेटमेंट दे रखा है, कह रहा है कि सवाना की वनस्पति में बिखरे हुए छोटे वृक्षों के साथ साथ घास के मैदान होते हैं। बिल्कुल सही है, किंतु विस्तृत क्षेत्र में कोई वृक्ष नहीं होते। ऐसे क्षेत्रों में वन विकास सामान्यतः एक या एकाधिक या कुछ परिस्थितियों के संयोजन के द्वारा नियंत्रित होते हैं। ऐसी परिस्थितियां निम्नलिखित में से कौन कौन सी, यानी कह रहा है कि सवाना की जो परिस्थितियां हैं, इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया है और मतलब यही है कि सवाना की जो वनस्पतियां उसकी कौन कौन सी परिस्थितियां निर्धारित करती है। तो 71 में हमारे पास ऐसी 5 परिस्थितियां दे रखी है और 5 परिस्थितियों में से हमें चयन करना है। तो चलिए चयन करें। कह रहा है कि सबसे पहला है कि बिलकारी प्राणी या दीमक नहीं, ऐसा नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं है। अग्नि, ठीक है, आग लगने की घटनाएं बराबर घटती है वहाँ। दूसरा है चरने वाले तृणभक्षी प्राणी, ये भी सही होगा। और मौसमी वर्षा, बिल्कुल। और मृदा के गुण, ये थोड़ा सा हमारे ख्याल से इसका आंसर 2, 3 और 4 होना चाहिए, सी होना चाहिए। नेक्स्ट 72, ये भी स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है और सही कौन सा है यही पहचानना है हमें। देखते हैं। कह रहा है कि पृथ्वी ग्रह पर जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नदियों और झीलों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है, क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट नहीं है। ध्रुवीय हिमछद्म और हिमनदों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। जो
जो हिमनदों में जल की मात्रा है उससे कंपैरिजन करना है कि ध्रुवीय हिमछद और हिमनदों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है, और ये बिल्कुल सही है। तो 72 का जो आंसर होगा दूसरा सही है। इस तरह से हमारा आंसर होगा बी। नेक्स्ट 73, यहाँ भी स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है और यहाँ भी हमें सही ही पहचानना है। 73 का देखते हैं कि कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो सकते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहा है सहज वृक्ष जिसे हम मोरिंगा कहते हैं एक फलदार सदापर्णी वृक्ष है। दूसरा स्टेटमेंट है इमली का पेड़ दक्षिण एशिया का स्थानीय वृक्ष है। तीसरा है भारत में अधिकांश इमली लघु वनोत्पाद के रूप में संग्रहित की जाती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चौथा है कि भारत इमली और मोरिंगा के बीज निर्यात करता है। पांचवा है कि मोरिंगा और इमली के बीजों का उपयोग जैव ईंधन के रूप में किया जाता है। तो देखिए इसमें जो आंसर होना चाहिए, एक तो हमारे लिए भारत में अधिकांश इमली लघु वनोत्पाद, ये लघु वनोत्पाद से जुड़ा हुआ है और इमली और मोरिंगा के बीज का निर्यात करता है, और मोरिंगा और इमली के बीज का उपचार जैव ईंधन के रूप में होता है। तो इस तरह से अगर हम 72 क्वेश्चन, इसमें 73 में अगर हम देखें तो हमारा 3, 4 और 5 ये ज़्यादा सही है। तो 3, 4 और 5 हमारे पास बी है कि भारत में अधिकांश इमली लघु वनोत्पाद में आता है। भारत इमली और मोरिंगा बीज का निर्यात भी करता है। मोरिंगा और इमली के बीज का जैव ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आपके अदर पीसीएस में भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षयन से हुई है? यानी जो काली कपास मृदा है वो किसके अपक्षयन का परिणाम है? काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये। 74 का आपका ये जो आप ज्वालामुखी चट्टान से है, ये जिसे हम फिशर कहते हैं, यानी फिशर ज्वालामुखी चट्टान से भारत की काली कपास मृदा का निर्माण हुआ है। आसान क्वेश्चन था ये 74। नेक्स्ट 75 फिर हमारा स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है और यहाँ कह रहा है कि सही है कथन चुनना है। 2 कथन है हमारे पास। पुनः संयोजित वेक्टर वैक्सीन से संबंधित हाल के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 75 का हमें जो स्टेटमेंट दे रखा है वो रिकम्बिनेंट वैक्सीन के संदर्भ में है। देखते हैं कौन कौन से स्टेटमेंट है इसका। कह रहा है इन वैक्सीन के विकास के अनुवांशिक इंजीनियरिंग का प्रयोग किया जाता है। सही बात है। जीवाणुओं और विषाणुओं का प्रयोग रोग वाहक के रूप में किया जाता है। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। इस तरह से 75 का सी ज़्यादा सटीक आंसर है। नेक्स्ट 76, ये भी आपका स्टेटमेंट है और कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, चयन करना है 76 में। देखते हैं। कह रहा है कि आनुवांशिक रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए करते हैं। पहला है कि अंडों के अंतःपात्र इन विट्रो निषेचन से या तो पहले या बाद में सूत्रकनिका प्रतिस्थापक यानी माइटोकॉन्ड्रिया रिप्लेसमेंट चिकित्सा द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया डिजीज को माता पिता से, हाँ बिल्कुल, इसको हम जब जीन थेरेपी वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। इस तरह से हम जेनेटिक बीमारियों का उपचार कर सकते हैं। दूसरा है कि किसी संतान में सूत्रकनिका रोग आनुवांशिक रूप से पूर्णतः माता से जाता है, न कि पिता से। हाँ, और पुत्री वाहक होती है, और मतलब कि वो एक तरह से वाहक होती है और पुत्र को तुरंत उस पर असर देखने को मिलता है। तो 76 में मेरे ख्याल से दोनों सही है। इसका आंसर सी होगा, 76 का सी। नेक्स्ट 77,
बॉल गॉर्ड 1 और बॉल गॉर्ड 2 प्रौद्योगिकी का उल्लेख किसके संदर्भ में किया जाता है? तो बॉल गॉर्ड प्रौद्योगिकी का जो संबंध है वो है आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसली पदार्थों का विकास करना। तो बॉल गॉर्ड 1 और बॉल गॉर्ड 2 आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलों के पादपों का विकास से जुड़ा हुआ है। तो 77 का आंसर होगा बी। 78 ये भी स्टेटमेंट से क्वेश्चन है और सही उत्तर ही हमें चयन करना है। तो 78 का देखते हैं क्या क्या स्टेटमेंट है। कह रहा है कि इसी प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर पकाए जाते हैं वह मुख्यतः निम्नलिखित में से किन पर निर्भर करता है? यानी प्रेशर कुकर के तापमान किन पर निर्भर करता है? ढक्कन में स्थित क्षेत्र का क्षेत्रफल पर, ज्वाला का तापमान पर और ढक्कन के भार पर। हाँ, स्वाभाविक है, तो इसका आंसर डी होगा। तो सभी चीज़ पर ये निर्भर करेगा। तो 78 का डी, यानी जितना भार यानी जितना मोटा है उतना हीट को एब्जर्व करेगा, तो स्वाभाविक है इस पर असर पड़ना चाहिए। तो 78 का डी आंसर होगा। 79 ये भी हमारा स्टेटमेंट से है और कह रहा है कि उपरोक्त में से किन्हें कृत्रिम संश्लेषण माध्यम से संवर्धित किया जा सकता है? निम्नलिखित पर विचार करें। हमें विचार करना है, और क्या विचार करना है कि किसे कृत्रिम या संश्लेषित माध्यम से संवर्धित किया जा सकता है। इनमें से किसे? पहला है जीवाणु, कवक और विषाणु। तीनों में से किसको हम कृत्रिम रूप से संवर्धित कर सकते हैं? तो जीवाणु को कर सकते हैं और दूसरा कवक को कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ए, जीवाणु और कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन 80। यहाँ भी सही कथन को ही चुनना है। हमारे पास दो स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या क्या है देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहा है एडिनो वायरसों में एकल तंतु डीएनए संजीव यानी जीनोम होते हैं, जबकि रेट्रोवायरस में द्वितंतु डीएनए संजीव जीन होते हैं यानी जीनोम होते हैं। ऐसा नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है कि कभी कभी सामान्यतः जुकाम एडिनो वायरस के कारण होता है। ये बिल्कुल सही है, एडिनो वायरस के कारण होता है, जबकि एड्स रेट्रोवायरस के कारण होता है। तो ये भी सही है। तो 80 का केवल दूसरा मेरे ख्याल से सही है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि कभी कभी सामान्य जुकाम एडिनो, हाँ, सामान्य जुकाम एडिनो वायरस के कारण, और एड्स जो होता है वो रेट्रोवायरस के कारण होता है। तो इस तरह से इसका आंसर बी होना चाहिए, 80 का बी। नेक्स्ट हमारे पास 81 है और यहाँ भी स्टेटमेंट है और हमें सही उत्तर का ही चयन करना है, सही उत्तर चयन करना है। और देखिए हमारे पास जो 4 स्टेटमेंट दिए गए, इन चारों में से किसके बारे में है और देखते हैं, और कौन से स्टेटमेंट हमारे लिए सही है ये भी हम देखते हैं। यहाँ जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि स्थायी कृषि यानी कि पर्माकल्चर पारंपरिक रासायनिक कृषि से किस तरह से भिन्न है। यानी पर्माकल्चर जो है वो किस तरह से ट्रेडिशनल फार्मिंग से भिन्न है, हमें ढूंढना है। अब कह रहा है कि स्थायी कृषि एक धान्य कृषि पद्धति की हतोत्साहित करता है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में एक धान्य कृषि पद्धति की प्रधानता है। हाँ देखिए, ये परंपरागत में एक धान्य की प्रधानता रही है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा क्या कह रहा है कि पारंपरिक रासायनिक कृषि के कारण मृदा की लवणता में वृद्धि हो सकती है, किंतु इस तरह की परिघटना स्थायी कृषि में दृष्टिगोचर नहीं होती। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा कह रहा है कि पारंपरिक रासायनिक कृषि अर्ध शुष्क क्षेत्रों में आसानी से संभव है, ऐसा नहीं है। चौथा है कि मल्च यानी कि जिसे हम मल्चिंग कहते हैं, कि मल्चिंग की प्रथा स्थायी कृषि में काफ़ी महत्वपूर्ण है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में ऐसी प्रथा आवश्यक नहीं है। मल्ची स्थायी कृषि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो 1, 2 और 4 सही है। इस तरह से इसका आंसर बी होगा, यानी 81 का बी आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट 82, ये भी स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है और यहाँ भी कह रहा है कि कौन सा सही है। हमारे पास जो स्टेटमेंट है 3 है। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि तार तेल यानी पाम ऑयल के बारे में है। तो पाम ऑयल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए विचार करते हैं, काफ़ी विचार करवा दिया। तो 82 का एक बार और विचार कर लें। कह रहा है कि जो पाम तेल वृक्ष
दक्षिण पूर्व एशिया में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। दूसरा है कि पाम तेल लिपस्टिक और इत्र बनाने में वाले कुछ उद्योग के लिए कच्चा माल है, सही है। पाम तेल यानी कि तार तेल का उपयोग जैव डीजल के रूप में किया जाता है, ये भी सही है। तो 82 का आंसर होगा 2 3, यानी कि 2 और 3 सही है। इस तरह से इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट 83, चलिए यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। 83 कह रहा है कि सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियाँ इनमें से किसी एक नदी में मिलती है जो सिंधु नदी से मिलती है। अच्छा, यानी सिंधु की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जो सिंधु नदी से सीधे मिलती है, यानी इनमें से कौन सी ऐसी नदी जो सिंधु से जाकर के डायरेक्ट मिलती है, और वो नदी है सतलज। डी, यानी 83 का डी आंसर होगा सतलज। नेक्स्ट 84, भारत के संदर्भ में डिडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू किसके नाम हैं? अगर हम ये सब देखें तो सारे के सारे लवन झील है। डिडवाना, कुचामन, सरगोल, खाटू ये सब के सब लवन झील है, तो आंसर होगा डी। नेक्स्ट, हमारे पास क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों पे विचार करें, फिर कह रहा है विचार करिए, तो चलिए विचार करते हैं। 85 क्वेश्चन, उपर्युक्त में से कौन सी नदियाँ पूर्वी घाट से निकलती है, यानी कि जो नदी दिए गए हैं 4 नदी है, ये सब के सब में से कौन पूर्वी घाट से निकलने वाली नदी है उसको हमें पहचानना है। ब्राह्मी नदी होगा नहीं, नागवाली, नागवाली नदी पूर्वी घाट से रिलेटेड है। इसके बाद सुवर्ण रेखा नदी, सुवर्ण रेखा नदी और बंसधारा, बंसधारा निकलती है। तो 4 है और 2 है, तो इस तरह से इसका आंसर बी होगा, यानी नागवाली और बंसधारा ये दोनों नदियों का संबंध पूर्वी घाट से है। तो 85 का आंसर होगा बी। 86, यहाँ पे फिर स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो विचार करिए, और फिर यहाँ पे कह रहा है कि सही है, हमें सही पकड़ना है इन 3 स्टेटमेंट में से। तो 86 का चलिए हम सही ढूंढें। यहाँ पे हमारा कह रहा है कि वैश्विक सागर आयोग यानी ग्लोबल ओशन कमीशन अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्रीय सस्तरीय यानी कि सी बेड खोज और खनन के लिए लाइसेंस प्रदान करता है, तो ये लाइसेंस प्रदान नहीं करता है। दूसरा है, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र स्तरीय खनिज की खोज के लिए लाइसेंस प्राप्त किया है, सही है। दुर्लभ मृदा खनिज यानी कि रेयर अर्थ मिनरल अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र अधस्तल पर उपलब्ध है, हाँ ये दोनों सही है। तो 86 का 2 और 3 यानी कि बी, 86 का जो आंसर होना चाहिए बी होना चाहिए। 87, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें सोचने के लिए नहीं बोला है, चलिए देखते हैं 87 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल न्यूनतम जल दक्ष यानी कि लिस्ट वाटर एफिशिएंट फसल है, यानी कि इसमें किसमें लिस्ट वाटर एफिशिएंसी पाई जाती है। 87 का ये क्वेश्चन है, तो ये हमारे लिए आंसर है गन्ना। अगर इन सभी में देखें तो गन्ना ज़्यादा सटीक है, तो 87 का ए होगा, 87 का ये गन्ना। नेक्स्ट 88, यहाँ पे फिर क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, करते हैं विचार, और फिर लास्ट में यहाँ देख लीजिए कहता है सही है। हमारे पास 2 स्टेटमेंट हैं और दोनों स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में व्यापारिक पवन के प्रभाव के कारण पूर्वी खंडों की तुलना में महासागरों के पश्चिमी खंड अधिक उष्ण होता है, सही बात है। शीतोष्ण क्षेत्र में पश्चिमी पवन पश्चिमी खंडों की तुलना में महासागरों में पूर्वी खंड को अधिक उष्णता बनाता है, ये भी सही है। 88 का आंसर सी होगा, दोनों सही है। 89,
काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है ये, 3 स्टेटमेंट है और बड़े बड़े स्टेटमेंट है, और यहाँ भी हमें सही स्टेटमेंट ही चूज करने हैं। क्वेश्चन है कि जलवायु अनुकूल कृषि के लिए भारत की तैयारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यानी कि भारत किस तरह के जलवायु अनुकूल कृषि के लिए तैयारी कर रखा है, उस पर हमें विचार करना है। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है कि भारत में जलवायु स्मार्ट ग्राम क्लाइमेट स्मार्ट विलेज दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन कृषि एवं खाद्य सुरक्षा द्वारा संचालित। देखिए, इसने जलवायु स्मार्ट ग्राम को तो मेंशन करा है और इसके लिए मेरे ख्याल से ये जुड़ा हुआ है, तो ये सही होगा। अब यहाँ पे जो CCAFS परियोजना अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान क्षेत्र परामर्शदात्री समूह के अधीन संचालित किया जाता है। हाँ, ये इसके द्वारा संचालित है। भारत में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान केंद्र से संबंधित है, ये भी है। तो मेरे ख्याल से देखिए, इसका आंसर तीनों होना चाहिए। आप एक बार ज़रूर इस क्वेश्चन को देखें। तो 89 का मेरे ख्याल से डी ज़्यादा सटीक होना चाहिए। नेक्स्ट 90 क्वेश्चन पर देखें क्या है। 90 है कि पत्ती कूड़ा यानी लीफ लिटर किसी अन्य जीवों यानी वायुओं की तुलना में तेजी से विघटित होती है और इसके परिणाम स्वरूप मिट्टी की सतह प्रायः अनावृत होती है। पेड़ों के अतिरिक्त वन में विभिन्न प्रकार के पौधे होते हैं जो आरोहण के द्वारा या अधिपादन के रूप में पनपकर पेड़ों के शीर्ष तक पहुंचकर प्रतिष्ठित होते हैं और पेड़ों की ऊपरी शाखाओं में जड़ें जमाते हैं। यह किस का सबसे अधिक सटीक विवरण है? तो इस तरह के जो वन पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाए जाते हैं। तो 90 का आंसर होगा डी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। नेक्स्ट 91, जल किसी अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है क्योंकि, यानी जल में ऐसा कौन सा गुण है जो अधिक पदार्थों को घोल सकता है? इसकी प्रकृति द्विध्रुवीय है, यानी जल की प्रकृति द्विध्रुवीय होने के कारण ये अन्य पदार्थों की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है। नेक्स्ट फिर स्टेटमेंट है हमारे पास, और स्टेटमेंट कह रहा है कौन सा सही है। हमें सही स्टेटमेंट को पहचानना है यहाँ से, और हमारे पास 3 स्टेटमेंट है। सड़क प्रकाश व्यवस्था के संदर्भ में सोडियम बत्तियां LED बत्तियों से किस तरह भिन्न है? देखिए, मैंने BPSC के लिए प्रैक्टिस सेट बनाया था, तो वहाँ पे सड़क प्रकाश में सोडियम बत्तियों के बारे में एक क्वेश्चन दिया था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है इस तरह के क्वेश्चन पूछना, क्योंकि ये सब जो जो भी इनोवेटिव होते हैं चीज़ें, उस पर क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो यहाँ देखिए कि सोडियम बत्तियाँ प्रकाश को 360 डिग्री उत्पन्न करती है, किंतु LED बत्तियों में ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल सही है, और काफ़ी दूर से ही ये बत्तियाँ चमकती है। तो इसलिए सड़क यातायात में इसका व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। सड़क की बत्तियों के रूप में LED बत्तियों की तुलना में सोडियम बत्तियों की उपयोगिता अवधि अधिक होती है, ऐसा नहीं है। सोडियम बत्ती के दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम लगभग एक वर्णीय होता है। हाँ, ये एक वर्णीय होता है। तो पहला और तीसरा सही है। इस तरह से 92 का आंसर सी होना चाहिए, 92 का सी। नेक्स्ट 93, ACE2 का उल्लेख किस संदर्भ में किया जाता है? तो ACE2 का उल्लेख अगर हम देखें तो विषाणुजनक रोगों का प्रसार, ACE2 का जो उल्लेख है वो विषाणु जनित रोगों के प्रसार के संबंध में किया जाता है। तो 93 का डी होगा। 94, बिस्फिनॉल ए यानी BPA जो चिंता का कारण है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्लास्टिक के उत्पादन में
एक संरचनात्मक या प्रमुख घटक है, यानी बिस्फीनॉल जो है किस तरह के प्लास्टिक में प्रमुख घटक है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ध्यान रखिए आपके पीसीएस में दिखना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन। तो 94 का ये जो घटक है बिस्फीनॉल, ये है पॉलीकार्बोनेट का, पॉलीकार्बोनेट। 94 का बी होगा पॉलीकार्बोनेट। 95, निम्नलिखित में से किस में ट्राइकोलोसन की विद्यमान होने की सर्वाधिक संभावना है जिसके लंबे समय तक उच्च स्तर के प्रभाव में रहने को हानिकारक माना जाता है। तो देखिए 95 का ज़्यादा सटीक, यानी पहला क्या है, खाद्य परिक्षरक, फल पकाने वाले पदार्थ, पुनः प्रयुक्त प्लास्टिक के भाव, प्रसाधन सामग्री। तो इसमें प्रसाधन सामग्री ज़्यादा सटीक है, यानी कि अगर हम देखें निम्नलिखित में से किसमें कोलोसन जो होता है विद्यमान होते हैं, तो ये सर्वाधिक संभावना इसके और हानिकारक माने जाते हैं प्रसाधन सामग्री जैसे हम यूज़ करते हैं खास करके। इसका आंसर डी ही होना चाहिए। नेक्स्ट 96, खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है, यानी खगोलीय दूरी को हम प्रकाश वर्ष में क्यों मापते हैं। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। तो प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है और यही आंसर होगा कि प्रकाश की गति हमेशा एक समान होने के कारण खगोलीय दूरियों को हम प्रकाश वर्ष के रूप में मापते हैं। तो 96 का डी। लास्ट कुछ क्वेश्चन है, फिर हमारे पास स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है और यहाँ भी कह रहा है कि सही उत्तर चुनिए। स्टेटमेंट 2 है, किस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन है देखते हैं। कह रहा है कि हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है। बिल्कुल सही बात है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है। कुछ बातें ऐसी है जो ब्रिटिश मॉडल के होते हुए भी भिन्नता को दर्शाता है, तो वो कौन सी बातें हैं हमें यहाँ पे निकालनी है ऐसी बातों को। तो देखते हैं। जहाँ तक विधि निर्माता का संबंध है, ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्तियाँ परिसीमित हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पे हमने न्यायालय को भी न्यायिक सक्रियता के तहत हमने पावर दिया है, लेकिन ब्रिटिश संसद अगर कुछ विधान पारित करता है तो उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन भारत में ऐसा है। तो ये सही है। दूसरा है, कह रहा है कि भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ में भेजे जा सकते हैं। बिल्कुल, ये दोनों सही है और इस तरह से इसका आंसर होगा सी, 97 का सी। 98, फिर हमारे पास स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है और यहाँ भी कह रहा है कि कौन से सही है। दो स्टेटमेंट दे रखा है, क्वेश्चन क्या है पढ़िए। संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए करते हैं विचार। क्या कहना है क्वेश्चन का। कह रहा है कि ये गोपाला स्वामी अयंगर समिति ने सुझाव दिया था कि किसी मंत्री और किसी सचिव को प्रशासनिक सुधार करने और उसे बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः नामित किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की संस्तुति के आधार पर वर्ष 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया। कार्मिक विभाग 1970 में गठित किया गया था। बिल्कुल सही है। इसे प्रधानमंत्री के प्रभार के अधीन रखा गया। हाँ, कार्मिक विभाग प्रधानमंत्री के प्रभार के अधीन भी है, तो ये दोनों सही है। तो 98 का आंसर होगा सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट 99, 99 में देखते हैं। 99 हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद जल्दी लास्ट हो जाएगा। कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है। निजता का अधिकार बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ध्यान दें, ये आपके पीसीएस एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे आगामी, जैसे बीपीएससी वाला में उम्मीद है कि आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 से जुड़ा हुआ है, तो इसका आंसर सीधा सीधा अनुच्छेद 21 सी होगा। लास्ट हमारा क्वेश्चन है 100, फिर ये स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है और यहाँ फिर कहता है कि सही है।
और हमारे पास 3 स्टेटमेंट दे रखा है, 3 में से कौन से सही है वो देखने हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही स्टेटमेंट को चुनना है। भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो प्रत्याशियों को किसी एक लोकसभा चुनाव में 3 निर्वाचित क्षेत्र से लड़ने से रोक सके। तो ऐसा नहीं है। ऐसा कानून है कि एक प्रत्याशी 3 जगह से लड़े और इसके लिए कोई कानून नहीं है, ऐसी बात नहीं है, गलत है, सरासर गलत है। दूसरा कह रहा है 1991 के लोकसभा चुनाव में श्री देवीलाल ने 3 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, ये सही है। कह रहा है कि वर्तमान नियमों के अनुसार यदि कोई प्रत्याशी किसी एक लोकसभा चुनाव में कई निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ता है तो उसकी पार्टी को उन निर्वाचन क्षेत्रों के उपचुनावों का खर्च उठाना चाहिए जिन्हें उसने खाली किया है और बशर्ते वह सभी निर्वाचन क्षेत्रों से विजयी हुआ है। अब देखिए ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन ये हो जाए तो मज़ा आ जाए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इस तरह से अगर हम देखें 100 में तो मेरे नज़र में केवल दूसरा सही है, और इस तरह से अगर केवल दूसरा देखें तो इसका आंसर 100 का बी होना चाहिए। तो इस तरह से ये IAS 2021 के लिए, यानी कि यूपीएससी ने 2021 में यूपीएससी ने IAS, IPS आदि तमाम कई ऐसे प्रशासनिक पदों के लिए जो परीक्षा का आयोजन किया था, अभी 10 अक्टूबर को हुआ था, उसके क्वेश्चन थे ये। कितना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होते हैं और कितना आसान होते हैं आपने देखा। तो अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं तो आपसे ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि आप NCERT को काफ़ी डिटेल से पढ़ें, काफ़ी सावधानी से पढ़ें। देखिए वीडियो को बनाने में काफ़ी टाइम लगा है क्योंकि 100 क्वेश्चन हैं और सारे क्वेश्चन अपने आप में कितने डिफ़िकल्ट थे आपने देखा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए, ताकि इसका लाभ दूसरे को भी मिल सके। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वॉचिंग।